नमस्कार, टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। विकास और जनसेवा की अनगिनत उम्मीदों और चुनौतियों के साथ विधायक बने कैंट क्षेत्र के भाजपा विधायक अशोक रोहाणी ने कितनी उपलब्धियां हासिल की अपने 2 और ढाई साल के कार्यकाल में, और जनता की सेवा में किस प्रकार के उनके काम रहे, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम जानने जा रहे हैं कैंट क्षेत्र के भाजपा विधायक अशोक रोहाणी से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत सारी उम्मीदों के साथ आप जनता के सेवा के लिए जो है विधायक निर्वाचित हुए हैं। बहुत सारी आस्था थी दादा के प्रति भी लोगों की। किस प्रकार से देखते हैं आप 2-2.5 साल का ये कार्यकाल? सबसे पहले तो मेरे लिए वास्तव में दादा की जो लाइन खींची हुई थी वो बहुत बड़ी चुनौती थी कि उस लाइन पर मैं चलूं, चाहे वो सेवा कार्य हो या विकास कार्य हो। शुरुआत के 6 महीने तो मुझे उभरने में लगा दादा के एकदम से जाने से, लेकिन बहुत बड़ी ताकत जनता की थी मेरे साथ, बहुत बड़ी ताकत कार्यकर्ताओं की थी। एक बहुत बड़ी टीम दादा मुझे देकर गए थे। वो टीम ऐसी थी जो दिन भर जनता की सेवा करती थी और दादा के पास सेवा कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए जनता तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करते थे। उस टीम ने और जनता ने मेरे साहस को बढ़ाया और शुरुआत के 6 महीने तो मुझे लगा कि बड़ा कठिन कार्य है, दादा की इतनी लंबी लाइन है, इसको पार पाना मुश्किल काम है। लेकिन मुझे घर में बैठने नहीं दिया कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, और जो हम शुरू हुए हैं और अब रुके नहीं हैं हमारे कदम उस सेवा कार्यों के और विकास कार्यों के। हमने दादा की उन कार्यों को सबसे पहले जो दादा के अधूरे कार्य थे उनको निकाला। जैसे शोभापुर रेलवे ब्रिज का था, एक बीटा में 1.5 करोड़ की लागत से स्कूल था, उस स्कूल को और शोभापुर रेलवे ब्रिज के कार्य को प्रारंभ कराया। और भी दादा के बहुत से सामुदायिक भवन अधूरे कार्य थे, सड़कों के कार्य अधूरे थे। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि दादा के अधूरे कार्यों को प्रारंभ करवाऊं जो किन्हीं कारणवश से रुके हुए थे। और मुझे आज 2.5 साल के इस मध्यांतर में यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने उन कार्यों को प्रारंभ कराने का जो बीड़ा उठाया था वो कार्य तेज गति से चल रहे हैं। कई उसमें लोकार्पण भी हो गए कार्यों के, और जो बाकी बचे कार्य हैं उनके लोकार्पण भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। अशोक जी, कैंट क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा पहले से विकसित है और उसके पूर्व के कार्यकालों में भी काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। इसमें इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। आपको नहीं लगता कि कैंट क्षेत्र के लिए कोई विशेष बड़ी परियोजनाओं पर काम किए जाने की अब समय की ज़रूरत है? दादा ने जो सपने देखे थे, दादा के जो अधूरे कार्य थे, वास्तव में दादा ने 20 साल में परिश्रम करके उनको पूरा किया और हमने भी उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन दादा के साथ साथ हमने जब विधायक के रूप में अपना काम प्रारंभ किया तो हमने भी कुछ सपने देखे हैं। वो सपने हैं कि रांझी में एक बड़ा स्टेडियम राज्य स्तरीय का बनना चाहिए, उसके लिए कार्य चल रहा है। गमापुर से लेके रांझी तक की 4 लाइन की सड़क, जिससे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमें बहुत जल्द शुरू करवाना है और उसके लिए 35 करोड़ रुपए का बहुत जल्द बजट नगर निगम को आने वाला है और वो कार्य प्रारंभ होगा। एक हमारा सपना और है कि रांझी से भेड़ाघाट की जो लोकल ट्रेन है, ऑलरेडी ट्रैक बिछा हुआ है और हमने उसमें विधानसभा में अशासकीय संकल्प भी लाकर उस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आज मुझे कहने में बहुत खुशी है कि उस पर रेलवे ने कार्य सर्वे का प्रारंभ कर दिया है। ऐसे इस तरीके के वृंदावन गार्डन है जो भटोली में मैसूर की तर्ज पर हमारा सपना है। वो पर्यटन विभाग से हमारी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी उस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कॉलेजों में और स्कूलों में जाकर चौपाल लगाई और उनसे उनकी समस्याएं पूछी कि हम इस शिक्षा के स्तर को और कैसे गुणवत्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम किस हद तक अपने विधायक मत से, जन भागीदारी से पैसा खर्च करके स्तर सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे कैंट विधानसभा में लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, वेटनरी कॉलेज, महाकौशल कॉलेज, साइंस कॉलेज, सब शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजेस हैं। तो निश्चित रूप से हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उन कॉलेजों को
अच्छा स्तर शिक्षा का दे सकें, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए और हमने चौपालें लगाई और उसके अच्छे परिणाम भी आए। और आज मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हम लगभग 2 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासेस के लिए पैसा देने वाले लाने वाले हैं। स्मार्ट क्लासेस से होना आज के नए हाईटेक युग में होना बहुत आवश्यक है। और शासकीय कन्या महाविद्यालय और साइंस कॉलेज ने तो अपनी जन भागीदारी से उसको और हमारे विधायक मत से स्मार्ट क्लास बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। करौंदी कन्याशाला में भी हम चाह रहे हैं, एक मॉडल स्कूल दादा बनाकर गए थे कि वहाँ पे स्मार्ट क्लास बने। लगभग 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन स्मार्ट क्लास से हाईटेक होता है, पूरे विश्व से वो क्लास जुड़ती है और बच्चों में एक आत्मविश्वास जागता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमने स्मार्ट क्लास की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। अशोक जी, कैंट क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस में आता है और आर्मी का एरिया भी है। विकास में कितनी विसंगतियां होती है, कितनी अड़चन पैदा होती है? कैंटोनमेंट बोर्ड से निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स आती हैं काम में, कभी A1 लैंड है, कभी C1 लैंड है, लेकिन ये परेशानियां कांग्रेस की सरकार के समय पे काफ़ी आती थी, दादा को भी काफ़ी आई। लेकिन हम लगातार सांसद जी के साथ संपर्क में रहकर कोशिश ये करते हैं कि उन लैंडों पर काम चालू हो, हमारे विकास कार्य विधायक मत से भी शुरुआत हो। और अभी हमने वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 6 में ऐसे कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। और भी वार्डों में जो विधायक मत से और प्रदेश शासन के मत से कार्य शुरू हों और उसमें जो विसंगतियां आ रही हैं उस विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करें, और हमें सफलता भी मिली है इससे। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जबलपुर में कैंट क्षेत्र की किस स्थिति में आप देखते हैं विकास के मामले में? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दादा ने 20 वर्षों में बहुत काम किया है। ज़रूरत है कि उसको मेंटेन रखना और उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 90% सड़कें मैंने गली गली घूमकर देखा कि दादा ने गली गली में सड़कें बनवाई हैं। गली गली में लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 70 सामुदायिक भवन है कैंट विधानसभा में, ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में की किसी विधानसभा में नहीं होंगे। और 70 सामुदायिक भवन गरीब आदमियों के जो मंगल कार्य होते हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा होती है। बरसात हो, चाहे जो टेंट का खर्चा नहीं उठा सकते, तो इन कार्यों को सिर्फ हम मेंटेन कर लें। और जो नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं कैंटोनमेंट में, जैसे तिलहरी साइड एक नया जबलपुर बस रहा है, वहाँ डेवलपमेंट की और क्या हम सुविधाएं दे सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण के कुछ इलाके शहरी क्षेत्रों में जुड़े हैं, उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जल की समस्या है। कुल मिलाकर बिजली, पानी, सड़क में बहुत कुछ दादा ने किया। अब सेवा कार्यों के करने की ज़रूरत, और हमें भी कुछ नया करने के लिए, अगर कहीं चौड़ी सड़कें हैं, जैसे अभी हम 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बड़ा पत्थर से झंडा चौक तक चौड़ी 4 लेन चौड़ी सड़क बनाने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन महापौर जी, सांसद जी, हम सब मिलकर करने जा रहे हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी और चौड़ा करके और बड़ी बड़ी सड़कें बनाकर, जिससे आने वाले समय में जिस हिसाब से दबाव यातायात का बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। अब हमारी नज़र उस पर है कि हम कैंट विधानसभा में और क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे दीवान आधार सिंह वार्ड में हनुमान मंदिर से अंदर की तरफ जवाहर नगर की तरफ जाते हैं, एक बहुत सकरी गली है, मुश्किल से 10-15 फुट है, हम उसको चौड़ा करके अभी 48 लाख रुपए हमने सैंक्शन कराएं। ऐसे कार्य हम करने जा रहे हैं, जैसे आने वाले समय में यातायात का जहाँ दबाव बढ़ने वाला, कि कम से कम दो गाड़ियाँ तो आपस में निकल सकें, ऐसे कार्य हम कर रहे हैं। दादा की गिनती जो है एक पीड़ित मानवता की सेवा करने वाली शख्सियत के रूप में होती थी। जनसेवा में लगातार वो अनवरत लगे रहते थे। क्या आप आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि आप पीड़ित जनता जो है आपके अंदर दादा का अक्स देखती हो? देखिए, हमने दादा के साथ 2004 में पार्षद का चुनाव लड़कर दादा की उंगली पकड़कर दादा के सेवा कार्यों को और विकास कार्यों को मैंने नज़दीकी से देखा, और वो पीड़ित मानवता की सेवा कैसे करते हैं वो मैंने उनके साथ बैठकर देखा। आज मुझे इसलिए वो कार्य करने में इसलिए तकलीफ़ नहीं हो रही है, और पूरे कैंट विधानसभा में हर वर्ष कापी किताब बस्ते का वो सिस्टम जो बना हुआ है, जो 15,000 बैग हर साल दादा बांटते थे, उसको हमने लगातार आगे बढ़ाया है। दादा के जन्म दिवस पर जो दादा स्वास्थ्य शिविर लगाते थे, चश्मों का वितरण करते थे और जो बड़े ऑपरेशन कराते थे, उन कार्यों को हमने लगातार किया है।
लगभग 700 यूनिट रक्त हर वर्ष हम दादा के जन्म दिवस पर दादा का रक्तदान का शिविर लगाते थे। वो 700 यूनिट रक्त साल भर हम उन गरीबों के लिए तीनों ब्लड बैंकों में जमा रहता है और हमारे पत्र से उसको निःशुल्क मिलता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने दादा की सेवाओं को उसी तरह आगे कंटिन्यू रखा है, क्योंकि दादा की लाइन में सिर्फ हम चल लें उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। क्यों आजू बाजू हम न देखें, हम दादा की लाइन को सिर्फ सीधे लाइन से चलाकर सेवा कार्यों विकास कार्यों में करें तो वो इतनी लंबी लाइन है कि हम उसी में चल लें, वही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विकास कार्यों की रफ्तार की अगर बात करें अशोक जी, कि दादा के समय जो रफ्तार हुआ करती थी, क्या आप मानते हैं कैंट क्षेत्र में रफ्तार आज भी वैसी की वैसी है या फिर प्रभावित हुआ है? प्रभावित होता है, स्वाभाविक है। दादा का विधानसभा अध्यक्ष का अपना एक प्रभाव था अधिकारियों में, मंत्रियों में, लेकिन इस दादा के आज संबंध, दादा के मंत्रियों के व्यवहार और अधिकारियों के संबंध आज मेरे को बहुत काम आ रहे हैं। दादा ने जो व्यवहार बनाया था, दादा जो संबंध बनाकर गए हैं, आज मुझे उन कार्यों में बहुत सहूलियत हो रही है और उन कार्यों को करने में मुझे थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। दादा आदेश करते थे, मुझे वहाँ काम कराने के लिए जाना पड़ता है। निश्चित रूप से काम करते हैं, लेकिन दादा की जो एक छवि थी उसको बोले आपको देख के मुझे दादा की याद आ जाती है। मंत्रियों चाहे अधिकारियों, सेवा कार्यों में, विकास कार्यों में मुझे बहुत उनका अधिकारियों का सहयोग रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहता है, सभी मंत्रियों का सहयोग रहता है। इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन काम होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन रफ्तार में थोड़ा सा धीमापन होता है, लेकिन काम होते हैं। जैसे शोभापुर रेलवे ब्रिज का दादा के समय काम रुक गया था, वीएफ जैसे, जहाँ कहीं से उठकर लगातार लगकर आखिर उस काम को शुरुआत कराया। ऐसे ही 1.5 करोड़ की लागत से बीटा में स्कूल था, हाई स्कूल की बिल्डिंग थी, वो कहीं अटकी हुई थी, लेकिन लगकर दादा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से कार्य सब हो रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जनता के बीच में हमेशा रहूं, पीड़ित मानवता की सेवा जो दादा करते आए हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि जैसी दादा से लोगों की अपेक्षा रहती थी, उनके बेटे से भी जनता की वैसी उम्मीद रहती है। उनको इस बात से कोई वो नहीं है कि आप अभी सिर्फ विधायक हैं, लेकिन आप उनके बेटे हैं इसलिए कर सकते हैं। ये जो विश्वास हम पर है, उस विश्वास को मैं कोशिश करता हूं कि पूरा करने का प्रयास करूं। और लगभग मुझे आप इसको प्रभु की कृपा कहिए, जैसे दादा कहते थे कि करता है कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, जहाँ जनता का आशीर्वाद कहिए कि काम होते हैं। और मुझे आज संतोष है कि हम दादा की लाइन पर चलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विधायक अशोक रोहाणी से जानेंगे वे खुद को कहाँ पाते हैं संगठन क्षमता और नेतृत्व क्षमता के मामले में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी साथ में बने हुए हैं, उनसे और भी जानेंगे उनके कार्यों के बारे में, किस प्रकार के उनके आने वाले दिनों में प्लानिंग है। इन्हीं सब सवालों के साथ एक बार फिर उनसे शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। अशोक जी, दादा की गिनती होती है संगठन क्षमता और नेतृत्व क्षमता अद्भुत था उनका, क्या आप खुद को कहाँ पाते हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो? मैंने लगभग 6 साल महामंत्री के पद का, नगर का जिम्मेदारी मेरे पास रही और बहुत नज़दीकी से दादा के साथ रहकर संगठन की जो गहराई है उसको समझा। वास्तव में दादा ने पेज प्रभारी से लेकर बूथ स्तर तक काम किया था और दादा के रहते कार्यकर्ताओं से और संगठन स्तर पर काफ़ी कैंट विधानसभा का कार्य और नगर का कार्य मैंने संभाला। आजीवन सहयोग निधि का प्रभारी रहा। मैंने आजीवन सहयोग निधि के प्रभारी रहते हुए मध्य प्रदेश में उस समय 31 लाख रुपए किया था, जब हर ज़िले से 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए होता था और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए होता था। ये दादा का आशीर्वाद रहा, कार्यकर्ताओं का बहुत प्यार और स्नेह रहा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है, ये मैंने नज़दीकी से जाना। और कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चाहिए,
वो पार्टी के लिए मर मिटने को तैयार है, उसको सम्मान दिया जाए, वो मैंने इस संगठन में देखा। और दादा के साथ रहकर संगठन के बहुत सी ऐसी चीज़ों को सीखा कि बूथ स्तर तक कैसे कार्य किया जाता है। और कैंट विधानसभा में बूथ स्तर पर ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आज भी पार्टी के लिए, दादा के लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी टीम है संगठन की दृष्टि से कि अगर हमको कुछ भी मैसेज करना है, जहाँ कापी किताब बस्ते का वितरण करना है या दादा बुजुर्गों का सम्मान करना है, तो ऐसे कार्य हम एक दिन पहले कार्यक्रम करके एक दिन की पहले की सूचना में भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। इसका उदाहरण 30 जून को हमारे मन में मातृशक्ति समरसता भोज का विचार आया। दादा के जन्म दिवस पर हमने एक दिन पहले इस कार्यक्रम को बनाया था और आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें 2000 मातृशक्ति ने साथ में बैठकर अनुसूचित जाति और जनजाति की मातृशक्ति के साथ हमने बैठकर भोजन किया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन किया। ये वास्तव में संगठन क्षमता ही है, दादा की बनाई हुई वो कार्य प्रणाली है, संगठन है, जिसके कि 24 घंटे के अंतराल में भी 2000 मातृशक्ति एकत्रित हो जाती है और हम उनके साथ बैठकर समरसता भोज का कार्यक्रम करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी हमने 5 नवंबर दादा की स्मृति में एक वरिष्ठ सम्मान समारोह वरिष्ठों का रखा था, जिसमें हमने 7000 लोगों को सम्मानित किया शाल श्रीफल से। वो कार्यक्रम लगभग 10,000 लोग थे और मुझे वास्तव में उस दिन लगा कि दादा का वो मजबूत संगठन कैंट विधानसभा में है, हमको सिर्फ उसको मेंटेन रखना है और उस कार्य को आगे बढ़ाना है। और उस दिन वो दृश्य लगा कि दादा का 20 साल का जो कैंट विधानसभा का कार्य है वो आज यहाँ पे दिख रहा है, दादा के न रहने के बाद भी। मुझे खुशी इस बात की, दादा ने कार्यकर्ता या मतदाता या नेता के संबंध नहीं बनाए। कैंट विधानसभा में एक परिवार के संबंध दादा बनाकर गए हैं। पहले उन परिवारों में दादा मुखिया हुआ करते थे और अब वो परिवार मुखिया बनकर मुझे मार्गदर्शन देके मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। और सचमुच मैं कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं को और कैंट की जनता का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो दादा ने प्यार और स्नेह उनको दिया, वो प्यार और स्नेह आज रिटर्न मुझे मिल रहा है। आपने कार्यकर्ताओं के उत्साह का जिक्र किया, क्या आप आज की तारीख में ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव नहीं है, पूरे लोग जो है कहीं ना कहीं पूरे साथ जुड़े हैं आपके साथ पूरे मन? देखिए, उसमें क्या रहता है कि अगर किसी स्वार्थवश कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण दादा के साथ जुड़ा था तो स्वाभाविक रूप से वो मेरे से उसकी जो उम्मीद होगी उसमें कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगी। लेकिन अगर सिर्फ पीड़ित मानवता की सेवा और दादा के कार्यों को आगे बढ़ाने और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तो वो हमारे साथ जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी तरह हजारों कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें हो सकता है कि 1-2% कार्यकर्ता जिनका मैं जिक्र करना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% कार्यकर्ता को हमने कहीं निराश नहीं किया है और उनके उत्साह में कहीं कमी नहीं आई है, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीति में है नहीं। हमने दादा जो कार्य देके गए, पार्टी ने जो हमको एक जिम्मेदारी दी है, उस सेवा को आगे बढ़ाने का हमारा कार्य है। इसलिए कहीं भी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे बीच में कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह सम्मान करते हैं जैसे दादा ने उनका सम्मान किया। पार्टी में मैंने आपसे पहले भी बोला कि कार्यकर्ता हमारा सम्मान का भूखा है। हम कोशिश करते हैं कि हम कोई भी कार्य करें उनसे सलाह लेकर करें, उनके मार्गदर्शन में करें और हमने इसके पूरे प्रयास किए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, छोटी मोटी हमसे कहीं गलती होती है, उस गलती को सुधार के फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा सवाल अशोक जी इसलिए उठना लाजमी भी है क्योंकि आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और कई सेक्टर्स में बटा है। रांझी हो गया, खमरिया हो गया, सिविल लाइंस और सदर का इलाका, क्योंकि बहुत सारा एरिया है। आपको नहीं लगता कि बहुत सारी जो है चुनौतियाँ ज़्यादा है, तालमेल बैठाने, सामंजस्य बैठाने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसमें क्या है कि अभी दादा के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि दादा ने जो कार्यकर्ताओं को
सेवा का भाव और कार्य दिया था, दादा के न रहने के बाद हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को इस तरीके से लिया कि मैं दादा हूँ, और उसकी भूमिका उन्हें निभाई। इसलिए मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है कि जब दादा ही वो बन गए, कार्य वो दादा जैसे करने लगे, तो फिर मुझे कहीं तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ इस बात की होती कि वो जिम्मेदारियों से भागते और दादा ने उनको ट्रेनिंग नहीं दी होती। आज मुझे ये कहने में बड़ी खुशी है कि दादा ने वो मजबूत कार्यकर्ता बनाए हैं, और वो चाह कर भी अगर घर में बैठ जाएंगे तो जनता उनको बैठने नहीं देगी, क्योंकि कार्यों के लिए हमेशा दादा ने हम लोगों को जूझना सिखाया, कार्यकर्ताओं को जूझना सिखाया। जनता की सेवा कैसे की जाती है, एक गरीबी रेखा का कार्ड हो, एक श्रमिक कार्ड हो, और किसी की वृद्धा पेंशन हो या किसी विधवा पेंशन हो, उसका कार्य कैसे किया जाता है, ये दादा ने अपने हाथ से कार्यकर्ताओं को सिखाया है। इसलिए हमको कोई तकलीफ नहीं। अब हमारा वो कार्यकर्ता घर में बैठ नहीं सकता, और घर में बैठ भी जाएगा तो जनता उसको बैठने नहीं देगी, क्योंकि इतना विश्वास, इतना अच्छा तालमेल जनता में, कार्यकर्ता में और जनप्रतिनिधि में हमारे कैंट विधानसभा में है कि कोई चाह कर भी अगर सोचे कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो जनता उसको बैठने नहीं देगी, मैं उसको बैठने नहीं दूंगा। कार्य निरंतर चलते रहेंगे। बाकी विभागों से अगर तालमेल की बात की जाए, बाकी क्योंकि नगर निगम से भी बहुत सारे काम आपको पढ़ना है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, तालमेल कैसा है बाकी विभाग? अच्छा है तालमेल, हमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, हम जब जनहित की बात करते हैं तब तालमेल की आवश्यकता नहीं है। हम कोई भी आवाज़ उठाते हैं, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, चाहे नगर निगम में हो, हमारा सीधा सवाल है कि हम जनहित की बात करेंगे, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जनता को कहीं परेशानी है, क्योंकि हमारा दायित्व है कि जनता ने हमें जब चुना है तो इसलिए चुना है, इस उम्मीद से चुना है कि पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र की सेवा दादा करते आए हैं। वही उम्मीद, वही आशा मुझसे है और उन कार्यकर्ताओं से जनता की है। तो कहीं हो सकता है कि मैं जनता के लिए बहुत ज़्यादा मुखर भी हो जाता हूँ, और जहाँ शालीनता की बात आती है वहाँ शालीनता भी दिखाता हूँ। कई जगह ऐसी स्थिति आती है जहाँ मुझे कार्य नहीं होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे मुखर होना पड़े, लेकिन जनता के लिए मुखर होने के लिए मुझे कोई उसमें संकोच नहीं है। सिविल एरिया के विस्तार का एक बड़ा मसला काफ़ी समय से टलता आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में कुछ उसको लेकर पॉजिटिव आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पिछले 50 सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। अब हमें उम्मीद जगी है, माननीय सांसद जी, हम रक्षा मंत्री जी और स्थानीय बगीचों की जो प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए रक्षा मंत्री जी 2 बार यहाँ आने वाले थे। पिछले 2 बार से उनका कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो रहा था। अब हमने, माननीय सांसद जी और हमने सब ने तय किया है कि हम एक बार रक्षा मंत्री जी से भेंट करके हमारी कैंटोनमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को एक साथ लेकर उनको, अपनी जो बगीचों की आज प्रॉब्लम है, जो अदला बदली, ज़मीन की अदला बदली का मैटर है, उसको और सिविल एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरे हमने बना लिए हैं कार्यक्रम। और रक्षा मंत्री जी से बहुत इस सत्र के दौरान ही टाइम लेकर हम इस कार्यक्रम को आगे। आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से विस्तार होता जा रहा है क्षेत्र को, बहुत नितांत आवश्यकता है उसको करने की? बिल्कुल बिल्कुल, नितांत आवश्यकता है और सिविल एरिया बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात के लिए, मैं हमेशा A1 लैंड हो, चाहे C1 लैंड हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे DO लैंड हो, हमेशा मैं कहता हूँ कि रहने का अधिकार सबको है। और अगर आप किसी को रहने का अधिकार नहीं दे सकते और वो रहता है कहीं, और उसको अगर आप उजाड़ने की बात करें तो सबसे पहले उसको, आपको कहीं रहने की जगह देना पड़ेगी, पुनर्वास की व्यवस्था करना पड़ेगी। ये हमारा सबसे पहले वो है, हम ना किसी को उजड़ने देंगे। इसलिए हमने कैंट विधानसभा में सबसे पहले अगर कोई बात करेगा कि हम इसको हटाएंगे तो हम पहले उसको बोलेंगे कि उसकी पुनर्वास की व्यवस्था करिए, उसके बाद उसको हटाइए। ये हमारा लक्ष्य है। अशोक जी, एक सवाल ये पूछना था कि कौन से ऐसे काम हैं जिन्होंने आपने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा था जब आपका निर्वाचन हुआ था, लेकिन आज तक नहीं हो पाए हैं? कुछ मलाल है, कुछ ये काम नहीं करा पाने का, और आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस आप उन पर रखेंगे? नहीं, हमारी जो मेन हमारा फोकस घमापुर से रांझी की सड़क का है, और उस पर लगभग काम अंतिम चरण पे, और बहुत जल्दी हम उसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक कार्य ज़रूर कठिन लग रहा है लेकिन हम उसको भी बहुत जल्दी करेंगे। कि हमारे मन में एक सपना है कि जब लोग ग्वारी घाट जाएं, दादा का भी एक सपना था, तो वहाँ सिर्फ दर्शन करके और आरती करके वापस ना आए, कम से कम 2-3 घंटे वो रुकें। उसके लिए हमने एक स्थान चयन किया था, भटोली विसर्जन कुंड के सामने एक बड़ा मैदान है,
उसको वृंदावन गार्डन मैसूर की तर्ज पर बनाने का हमारा सपना था, दादा का सपना था। हम लगातार प्रयासरत हैं कि उसके लिए हम फंड लाएं और उसकी हमने पूरी डिज़ाइन बनवा ली है। ये ज़रूर है कि उसमें थोड़ी देर लग रही है, लेकिन हम कैसे भी करके उस कार्य को करने का हमारा सपना है और हम उसको जल्दी सैंक्शन कराकर उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत जल्दी हमारा गोकलपुर तालाब में हमारी इच्छा है कि एक पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के कार्य चालू हों, बोर्डिंग हो और लोग उसको पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पे आएँ। और एक शारदा नगर पार्क है जो दादा नेचर पार्क के रूप में बनाकर गए थे, वो अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। उसकी ज़रूर मन में मेरे एक टीस है कि उसको हम एक अच्छा गार्डन जो नेचर पार्क के रूप में बनाने का दादा का सपना था, उसको हम बहुत जल्दी आगे करेंगे। इस तरीके के कार्य हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी इच्छा है कि मैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कार्य करूं और वो कॉलेजों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए। और अभी जैसे मेरे 2 कॉलेजों के जन भागीदारी अध्यक्ष मुझे बनाया गया, हमने दोनों जगह मीटिंग ली। हमने कोशिश की है कि शासकीय महाविद्यालयों से लोगों का जो मोह भंग हो रहा है उसको कैसे वापस आकर्षित करने के लिए हम प्रयास करें और स्किल डेवलपमेंट में हम कैसे काम करें, हमारे क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करें। इसके लिए मैंने कार्य शुरू किया है। स्वरोजगार योजना में हम एक बहुत बड़ा आगे कार्यक्रम करने वाले हैं कि बच्चों को, छात्रों को मोटिवेट करने का और साथ ही उनको कंपनियों से रोजगार दिलाने का। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था अभी रांची में दादा के स्मृति में, लगभग उसमें 200 लोगों को रोजगार मिला, लगभग 20 कंपनियां उसमें आई थी। लेकिन हम इसको बड़े स्वरूप में कैंट विधानसभा के युवाओं को रोजगार दिलाने के काम और स्वरोजगार योजना में उनको लाभ दिलाने, लगभग मैं 20-25 लोगों को अभी बड़े लोन भी दिलाने का प्रयास किया और उनके काम भी हुए हैं। मेरी कोशिश ये है कि युवा हमारा कैंट विधानसभा का आत्मनिर्भर बने और अगर नौकरी न लग सके तो कम से कम अपना रोजगार कर सके। इसके लिए हमारे अगले 2 सालों के प्रयास हैं। उसमें हम कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ लोगों को, युवाओं को कैसे मिले और हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन के लिए एक मेला लगाने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें युवाओं को मोटिवेट करने के लिए भी हम किसी को बुलाएंगे और कुछ कंपनियों से भी हम बात करेंगे जिससे एक मेला लगे। हम कोशिश करेंगे कि दादा की स्मृति में हम इस कार्य को, युवाओं को रोजगार देने के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो मेरे लिए शायद ये कार्यकाल सबसे बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा कि युवाओं को कुछ हमने आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अशोक जी, जो सवाल अब मैं पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इमोशन से जुड़ा है और व्यक्तिगत तौर पे भी है। वो पिछले 1.5 या 2 दशक से आपका बंगला कहीं ना कहीं जबलपुर के लिए, आसपास के ज़िलों के लिए पावर सेंटर हुआ करता था। आपको मलाल नहीं होता कि अब वो स्थिति नहीं है, जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर प्रकार के लोगों का आना जाना, अब वो एकदम से जो है, क्योंकि नुकसान तो हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए, आपको मलाल नहीं होता कि अब की स्थितियाँ पहले की स्थितियाँ देखने के बाद? जो प्रभु को मंजूर है, हमने दादा को खोया है। एक मलाल और है जो मैं सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहा हूँ कि आज मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर दादा को खोकर हूँ। अगर दादा के रहते आगे बढ़ता, मैं दादा के रहते पार्षद रहा, मुझे ज़्यादा खुशी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें दादा को खुशी होती होगी और दादा को शायद पिछले 20 सालों से पीड़ित मानवता की जो सेवा की, उससे जो सुखद अनुभूति मिलती थी, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि जब दादा की खुशी के लिए कार्य करना है तो फिर मलाल किस बात का। फिर चाहे हम दुखी होकर करें या खुशी होकर करें, तो क्यों ना दादा के कार्य को हम खुश होकर करें जिससे दादा को खुशी हो। ये मलाल ज़रूर होता है कि हमने एक हाइट भी देखी है और अभी एक ये भी देखा है, लेकिन ये पक्ष भी है कि हम इस बात से भी खुश हैं कि आज कहीं ना कहीं दादा खुश होते होंगे कि हम उनकी सेवा कार्यों को, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे जिन परिस्थितियों में कर रहे हैं। हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन मैं इसको भी सकारात्मक पक्ष में लेता हूं कि कहीं ना कहीं दादा के कार्यों को कार्यकर्ता और हम सब मिलकर आगे तो बढ़ा रहे हैं। एक उम्मीद, एक आस जो दादा के प्रति लोगों की थी, वो उम्मीद और आस आज भी उस जगह से लोगों की बनी हुई है। हो सकता है कि वो कार्यालय हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं से भी सेवा कार्य तो कर सकते हैं। और मैं तो
आपको एक बात बताऊं कि सेवा करने का काम है तो सड़क पे बैठकर भी किया जा सकता है और घूम घूम कर भी किया जा सकता है। ऐसे मैंने कई प्रयास किए कि ज़रूरत पड़ने पर मुझे लगा कि जनता के बीच में चौपाल लगाकर काम करना चाहिए, तो मैंने हर वार्ड में चौपालें लगाईं और उन चौपालों से 500-500 हज़ार लोगों से मैंने सीधी वार्तालाप की, उनकी समस्याओं को सुना और कोशिश ये कि उस समय अधिकारी और कर्मचारी मेरे साथ रहें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। सिर्फ चौपाल लगाकर छोड़ने का काम नहीं किया, वहाँ से समस्याएं जो आती थी उनको नोट करके उनको बाकायदा फॉलोअप लेकर उनके काम को हमने आगे बढ़ाया है। पिछले हमने 6 महीने में इन कार्यों को भी किया है। अशोक जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि आपकी जब जीत हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि ये जीत अशोक रोहाणी की नहीं, दादा की जीत है। ऐसे लोगों को क्या जवाब आप देना चाहेंगे? निश्चित रूप से सही है ये जीत दादा की संवेदना, जो सहानुभूति की लहर निश्चित से- रूप से सहानुभूति भी कह सकते हैं, दादा का आशीर्वाद भी कह सकते हैं, दादा को वोट किया ये भी कह सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हम अपने कार्यों से, अपनी योग्यता से और दादा के कार्यों को आगे बढ़ाकर ये साबित भी कर देंगे कि अगली जीत जो दादा के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी को और हमारी भी होगी। हमको एक अवसर मिला था और ये सही बात है कि उस समय ये जीत दादा को लोगों ने वोट दिया, ये बात सही है और निश्चित रूप से टिकट भी दादा की डिक्लेयर हुई थी, परिस्थितियों वश ये सब हुआ। लेकिन मुझे ये कहने में आज खुशी है कि हमने दादा के उस जीत को, उस जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और जो जीत दादा के आशीर्वाद से और दादा को देखकर दी लोगों ने, उस जीत की लाज रखी है और आने वाले समय में और हम अधिक मेहनत करके उस जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और जनता ने जो प्यार दिया उसको और आगे बढ़ाकर मेंटेन रखकर आने वाले समय में उस जीत को बरकरार रखेंगे। अशोक जी, आपने समय दिया, उम्मीद करेंगे कि आप जनता की अपेक्षाओं पर लगातार खरे उतरे और उनकी उम्मीदों पर जो है उन्हें पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जनता से जुड़े हुए और भावनात्मक जुड़े हुए मेरे से सवाल किए और मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अपनी बात रखूं। मुझे बात करने का अवसर दिया आपने। ये थे कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार के उनके काम अभी तक के रहे हैं, उन तमाम कामों का लेखा जोखा हमारे सामने न केवल पेश किया, बल्कि ये भी कहा कि दादा की बताए हुए रास्ते पर ही वे चलकर जनसेवा लगातार करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए हैथवे न्यूज़।